हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, अपने लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस कर ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 46 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि किस धारा में वर्णित है कि अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होता है। तो सीआरपीसी का सेक्शन 315 क्या बात करता है कि जो अभियुक्त व्यक्ति होगा वो भी क्या हो सकता है, सक्षम साक्षी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट देखिएगा, गाड़े गए शव की जांच हेतु निकलवाने का आदेश कौन मजिस्ट्रेट दे सकता है, या कहाँ पर मजिस्ट्रेट कहाँ पर दे सकता है। तो गड़े हुए शव को निकलवाने का आदेश मजिस्ट्रेट कहाँ पर दे सकता है, सेक्शन 176 के सब सेक्शन 3 में दे सकता है। तो आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट देखिएगा, केस डायरी को निरीक्षण हेतु मंगा सकता है। तो केस डायरी को निरीक्षण के लिए कौन मंगा सकता है, तो यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट मंगा सकता है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिएगा, निरंजन सिंह बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे का वाद संबंधित है। तो निरंजन सिंह बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे का जो वाद संबंधित है, किससे संबंधित है, वो संबंधित है गिरफ्तारी और अभिरक्षा से। ठीक है, अरेस्ट और कस्टडी से। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है। ये कहाँ पर डिफाइन किया गया है, ये किया गया है सीआरपीसी की धारा 28 के सब सेक्शन 1 में। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंट की तामीली नहीं हो रही है, फरार घोषित किया जा सकता है। मतलब क्या है कि उद्घोषित अपराधी आप क्या कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं, सेक्शन किसमें, 82 ऑफ सीआरपीसी में। नेक्स्ट है, संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो संक्षिप्त विचारण कैसे मामलों में किया जा सकता है, तो समन और वारंट दोनों मामलों में किया जा सकता है। और कहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, एक लिस्ट दी गई है कि ये जो मामले होंगे इनमें संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिस्थापित तामील किस धारा में समाहित है। तो प्रतिस्थापित तामील किस धारा में समाहित है, ये समाहित है धारा 65 में। आंसर सी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 54 कि प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना करेगी। तो कौन करेगा, पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राज्य सरकार। आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति जो, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, तो इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। कैसा साक्ष्य समझा जाएगा, मौखिक साक्ष्य। और कहाँ बात की गई है, सेक्शन 119 ऑफ एविडेंस एक्ट में इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि किसी भी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्ष्यों गवाहों की विशेष संख्या का उपबंध नहीं किया गया है। तो क्या कहता है, एविडेंस एक्ट कहता है कि साक्ष्य को गिना नहीं जाना चाहिए, बल्कि साक्ष्य क्या किया जाना चाहिए, तोला जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 134 कह रहा है कि साक्ष्यों की कोई अपेक्षित संख्या का उपबंध नहीं है। नेक्स्ट है, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है, मृत्युकालीन कथन से है, डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 32। नेक्स्ट है, किसी विचारण में अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करते हुए हत्या करने का अभियुक्त यह कथन करता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण वह आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गया। वह इस कारण उसने ए को लाठी की से चोट पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु होगी। गंभीर और अचानक प्रकोपन को साबित करने का भार किस पर होगा, तो यहाँ पर भार होगा अभियुक्त पर, क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन का क्या ले रहा है, फायदा उठाना चाहता है। तो आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट है, ए ऐसी उपेक्षा के लिए व्यापरवाद लाता है। क्या कह रहा है, ए ऐसी उपेक्षा के लिए व्यापरवाद लाता है जो बै ने उसे युक्तियुक्त रूप से अनुपयोग्य गाड़ी भाड़े पर देने द्वारा की, जिससे ए को क्षति हुई थी। ये तथ्य कि बै उन गाड़ियों के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता था अभ्यासतः उपेक्षावान था। तो क्या होगा यहाँ पर, ये सुसंगत है, विसंगत है, ना तो सुसंगत है और ना ही विसंगत है, सुसंगत भी है वह विसंगत भी है।
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा यहाँ पर बी। ये बात क्या होगी? विसंगत होगी। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? एक मानचित्र, शिला मुद्रित शब्द, शिला पर उत्कीर्ण लेख, उत्कीर्ण लेखयुक्त धातु का एक टुकड़ा जिसका प्रयोग घातक चोट कारित करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर उत्कीर्ण लेखयुक्त धातु का एक टुकड़ा जिसका प्रयोग घातक चोट कारित करने के लिए किया गया था, दस्तावेज नहीं है। नेक्स्ट होगा, द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं प्रमाणित प्रतियां, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां, मूल से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत, सेकेंडरी एविडेंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को साबित करने संबंधी किन विशेष उपबंधों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया? तो कहाँ पर जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 65 क तथा 65 ख में। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धारा में सह अपराधी को एक सक्षम साक्षी घोषित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 में किया गया है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दस्तावेज जिसका 30 वर्ष पुराना होना तात्पर्य है, धारा 90 में है। किसी व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार जिसे 7 वर्षों से जीवित नहीं सुना गया है, 108 में है। मोक्ष साक्षी 119 में है, लेकिन दहेज मृत्यु के लिए अवधारणा 113 किस में है? 113 खा में है, 113 ख में है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए या उसका विघटन होने के उपरांत माता के अवैध रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चयात्मक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि क्या ना किया गया हो, जब तक ये दर्शित ना किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे समय किसी समय नहीं थी जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था। आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है, कै का ख को इरादतन गोली मारकर हत्या के लिए विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि कै की हत्या करने के आशय से लोगों पर वो गोली चलाने का आदी था, ये क्या होगा? विसंगत था। ठीक है, लेकिन अगर ये बात कही जाए कि उसने पहले भी उस पर गोली चलाई थी तो वो सुसंगत होगा। नेक्स्ट है, रेस जस्टिस का एक अपवाद के रूप में स्वीकार किया गया है किसके? हियर से एविडेंस के अनुसूत साक्ष्य नहीं है के रूप में, अनुसूत साक्ष्य के अपवाद के रूप में। आंसर होगा हमारा सी। स्वयं से बात करने में भी सहस्वीकृति हो सकती है। सहस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित मामले में अभिनिर्धारित किया गया था। तो कहाँ पर अभिनिर्धारित किया गया था? संकरिया बनाम राजस्थान राज्य में। आंसर होगा हमारा ए, आंसर होगा हमारा इसका सी, साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कहा गया था। ठीक है, आंसर करेक्ट कर लीजिएगा 68 का। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं निश्चयात्मक साक्ष्य से संबंध रखती हैं? तो सेक्शन 41, 112 और 130 निश्चयात्मक साक्ष्य कॉन्क्लूसिव प्रूफ से संबंध रखती हैं। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 प्रवर्तित होता है तो कब से हुआ था? 21 अप्रैल 2018 में अध्यादेश जारी किया गया था और इसी तिथि से लागू भी माना गया था। आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, 21 अप्रैल 2018 से। नेक्स्ट देखिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित कौन सी धारा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित की गई है? तो कौन सी धारा की गई है? सेक्शन 173। ठीक है, यह कि अमुक स्थान में अमुक ग्राम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह क्या है? ये एक फैक्ट है, एक क्या होगा? एक तथ्य होगा। नेक्स्ट है, प्रश्न यह है कि क्या कहने है कि हत्या की उस समय पर जहाँ हत्या की गई थी या उसके समय भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत सुसंगत हैं? तो यहाँ पर ये धारा 7 के अंतर्गत सुसंगत है। आंसर होगा हमारा 73 का बी। रेस जुडिकाटा का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में समाहित है? तो ये समाहित है सेक्शन 40 के अंतर्गत। बी आंसर होगा।
नेक्स्ट है दस्तावेज जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होगी। अंतर वस्तु के सिवाय सभी तथ्य साबित किए जा सकेंगे कौन से साक्ष्य के द्वारा? मौखिक साक्ष्य के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पी सेल्सियस पॉपुलिस्ट इस्ट सुप्रीमा लेक्स सूत्र पर आधारित है? तो ये है कौन सा धारा? 123। आंसर ए। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत सूचक प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं। तो सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? प्रति परीक्षा में सामान्यतः पूछे जा सकते हैं। आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा ये प्रावधान करती है कि साक्ष्य को अनुचित ग्रहण या ग्रहण के लिए नवीन विचार नहीं होगा? सेक्शन 167। और आंसर हो गया हमारा कौन सा? बी। नेक्स्ट है विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए कै का विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि ख की मृत्यु के पूर्व कै ने ख को दी गई विष जैसा विष उपाप्त किया था, क्या होगा? सुसंगत होगा, रेलिवेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जब कभी संज्ञेय अपराध किए जाने की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है तो ऐसी सूचना रिपोर्ट कितनी प्रतियों में लिखी जाएगी? जब कभी संज्ञेय अपराध किए जाने की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा रही है तो ऐसी सूचना रिपोर्ट कितनी प्रतियों में लिखी जाएगी? तो आंसर क्या होगा हमारा? सी, 3 प्रतियों में। सहायक सेशन न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आंसर डी। विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक ए भीड़ पर गोली चला देता है, ए दोषी होगा, किसी भी अपराध का नहीं, डी। मजिस्ट्रेट द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितताएं जिसके लिए वह विधि द्वारा सशक्त नहीं है कार्रवाई को दूषित कर देती हैं? तो कब करती हैं? जब वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अपराध उपधारा 1 के खंड क के दिन किसी अपराध का संज्ञान करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रेरण का एक तत्व नहीं है? उकसाना, षड्यंत्र में सम्मिलित होना, साक्ष्य सहायता करना या फिर प्रलोभन? तो प्रलोभन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में वर्णित है? तो ये कहाँ पर वर्णित है? ये है सेक्शन 899 में। आंसर डी। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामान्यतः कुछ खेलों जैसे मुक्केबाजी, फुटबॉल आदि को सुरक्षा प्रदान करती है? तो कौन सी धारा करती है? सेक्शन 87। डी। धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कोई स्वीकृति या कथन अभिलिखित कर सकता है। कब कर सकता है? वो कर सकता है अन्वेषण के दौरान तथा जांच या विचारण होने के पूर्व। आंसर सी। नेक्स्ट है धारा 164 के अंतर्गत कौन सा स्वीकृति या कथन अभिलिखित कर सकता है? तो कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई महानगर मजिस्ट्रेट कन्फेशन को अभिलिखित कर सकता है। हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट है प्रशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले आदेश से अपील किस न्यायालय में होगी? तो अपील होगी यहाँ पर सेशन न्यायालय में। आंसर डी। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति जो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषित किया गया तो ऐसी दोषित के विरुद्ध अपील नहीं होगी। कहाँ पर? सेशन न्यायालय में। ठीक है। कहाँ पर होगी अपील? सेशन न्यायालय में। नेक्स्ट है गलत उत्तर चुनना है हमें। क्या कह रहा है कि दोषित व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं होगी। कब नहीं कर सकता दोषित व्यक्ति? जहां महानगर मजिस्ट्रेट 3 माह से अनधिक की अवधि के कारावास का केवल दंडादेश पारित करता है। दंडादेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अपील किए जाने के बारे में उपबंध दिया गया है। कहाँ पर ये दिया गया है? 377 में, 377 में। ठीक है। अपील न्यायालय की शक्तियां वर्णित हैं। तो अपील न्यायालय की शक्तियां कहाँ पर वर्णित है? 386 में वर्णित है। निर्देश किया जाता है किसके द्वारा? उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के द्वारा किया जाता है या ए व बी दोनों के द्वारा किया जाता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। तो रेफरेंस केवल उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ दी गई हैं। तो सेशन न्यायाधीश की जो पुनरीक्षण की शक्तियाँ हैं वो कहाँ पर दी गई हैं? सेक्शन 399 ऑफ CRPC में दी गई हैं। उच्चतम न्यायालय किसी मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरित कर सकता है। तो कब करेगा?
तब करेगा जब वो हितबद्ध पक्षकार आवेदन कर दे या फिर भारत के महान्यायवादी आवेदन कर दें। ठीक है। नेक्स्ट है मामले और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ सीआरपीसी में कहाँ पर वर्णित की गई हैं? तो ये वर्णित की गई हैं कहाँ पर भाई? धारा 407 में। सीआरपीसी उच्च न्यायालय मामलों और अपीलों को अंतरित कर सकता है। कब कर सकता है? जब हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर और निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या फिर स्वप्रेरणा से। ठीक है। केवल ए व विधि दोनों, उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है पुलिस अभिरक्षा की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो पुलिस अभिरक्षा की जो अधिकतम अवधि होती है वो कितनी होती है? 15 दिन होती है पुलिस कस्टडी। और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों का अन्वेषण सामान्यतः कितने दिन के भीतर हो जाना चाहिए? मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों का अन्वेषण जो होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, सामान्यतः 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है। आई थिंक वीडियो आपको